नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 4 पर्यावरण का संतुलन इसका भाग 3 अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे पर्यावरण का संतुलन। हमारे पर्यावरण में बहुत सी आहार श्रृंखलाएं होती है, यह हमने देख चुके हैं। इन्हीं आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण के प्रत्येक सजीव को भोजन प्राप्त होता रहता है। ठीक है, पर्यावरण में जितने भी सजीव घटक है उनकी एक आहार श्रृंखला होती है और इसी श्रृंखला के कारण उन्हें भोजन प्राप्त होता है और भोजन प्राप्त होने के कारण वे जीवित रहते हैं। मिट्टी में स्थित सूक्ष्म जीव सूखे पत्तों, प्राणियों के मृत शरीर तथा उनके मलमूत्र जैसे पदार्थों को सड़ाने का काम करते हैं। ठीक है, और साथ ही क्या होता है, देखो आपने कि मिट्टी में स्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बारीक बारीक जो सूक्ष्म जीव जो आंखों से दिखते नहीं हैं, सूखे पत्ते, प्राणियों के मृत शरीर तथा उनके मलमूत्र जैसे पदार्थ को सड़ाने का काम करते हैं। उनके द्वारा आपने देखा होगा, ये यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला दी हुई है। ठीक है, सूर्य प्रकाश से क्या होता है, वनस्पतियाँ बड़ी होती है। इनका ये क्या कर रहे हैं, शाकाहारी प्राणी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। देखो इस श्रृंखला यहाँ पे बताई गई है। वनस्पतियों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ मिट्टी के अंदर तैयार होते हैं। आपने देखा होगा जो वनस्पतियाँ होती है वो मिट्टी पर होती है। ठीक है, तो ये जो वनस्पतियों को आपको मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करती है, लेकिन जो उसको जो पोषक तत्व है वो कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी के अंदर से प्राप्त होते हैं। और ये सब पोषक तत्व आपको बताया अभी किस प्रकार ये जितने भी सजीव घटक हैं, मृत है पदार्थ है, ये भोजन में मिलकर मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, आवश्यक पोषक तैयार करते हैं। इनका उपयोग करके वनस्पतियाँ क्या करती है, बढ़ती है। जमीन के अंदर वाले पदार्थ का उपयोग करके वनस्पतियों की वृद्धि होना और प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेष के सड़ने पर उन पोषक पदार्थों का पुनः जमीन के अंदर जाना, यह प्रक्रिया पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण चक्र है। देखो यानी यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूखी पत्तियाँ होती है, प्राणियों के जो मृत शरीर होते हैं, मलमूत्र होते हैं, ये पदार्थ सड़ाने का काम को मिट्टी करती है। ठीक है, मिट्टी के अंदर इनको सड़ाने से क्या होता है, मिट्टी के अंदर पोषक पदार्थ निर्मित होते हैं और इन्हीं पोषक पदार्थों का पुनः क्या करती है, वनस्पतियाँ अपनी वृद्धि में उपयोग करती है। ठीक है, इन अंदर वाले पदार्थों का उपयोग वनस्पतियाँ वृद्धि करती है और प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेषों के सड़ने पर जो पदार्थ होते हैं फिर से वो मिट्टी में जाते हैं। यानी देखो ये प्रक्रिया, सजीव जीवित होना, उनकी वृद्धि होना, मरने के बाद पुनः मिट्टी में मिल जाना, और ये इससे क्या होता है, ये चक्र चलते रहता है। ये जो चक्र है ये पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जल चक्र द्वारा पर्यावरण के सभी सजीवों को पानी मिलता रहता है। फिर आपने जल चक्र पढ़ा है, जल चक्र में क्या होता है आपको पता है, जो सागर है, समुद्र है, नदियाँ है, तालाब है, तो सूर्य जो निकलता है, सूर्य क्या करता है, ये धरती को उष्मा देता है। उष्मा से क्या होता है, धरती पर स्थित पानी गर्म होता है और उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्प बन के क्या करते हैं, ये ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ वो ठंडे हो जाते हैं और वहाँ पर वाष्प का क्या होता है, संघनन होता है और बादल का निर्माण होता है। फिर बादलों से क्या होती है, वर्षा होती है ना। इस प्रकार की जल चक्र कैसा है, ये हमारा चलते रहता है और इससे हमको क्या होता है, पानी मिलता रहते है। प्राय सभी सजीव अपने श्वसन के लिए वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फिर आपने देखा होगा जितने भी सजीव है, हवा में जो वातावरण में जो हवा है उसमें हवा के कुछ महत्वपूर्ण घटक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस है। तो इसमें जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग सजीव श्वसन क्रिया में करता है और निकाली गई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
इसका उपयोग वनस्पतियाँ अपने खाद्य निर्मित के लिए करती है। इस प्रक्रिया में निर्मित होने वाली ऑक्सीजन पुनः वातावरण में घुल मिल जाती है। यह भी एक प्राकृतिक चक्र है। ठीक है, अभी हमने 3 चक्र देखे हैं। कौन सी? पहली हमने देखी खाद्य श्रृंखला वाली। फिर हमने क्या देखा कि जितने भी सजीव घटक है जब वो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो वो धरती मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में फिर पोषक तत्व तैयार होते हैं और फिर से वो वनस्पतियों को वृद्धि के रूप में अपना सहयोग देती है, वनस्पतियाँ बढ़ती है, फिर से वनस्पतियों की पत्तियाँ व अन्य सजीव मृत होकर फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। यह है चक्र, दूसरा चक्र। ठीक है, महत्वपूर्ण चक्र है पर्यावरण को संतुलित बनाने का। ये कौन सा चक्र देखे? जल चक्र। ठीक है, जल चक्र कैसा है? सूर्य से उष्मा, पानी गर्म होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है, फिर ऊपर जाके वो ठंडे होते हैं, बादल निर्मित करते हैं और फिर पुनः ये जो वाष्प है पानी की बूंदें बन के फिर टपकती है, फिर पानी भरता है, फिर उष्मा का। इस प्रकार ये जल चक्र हमें जल मिलते रहता है। ठीक है, फिर तीसरा हमने क्या देखे? हवा का। हवा से भी क्या होता है? ये जो वनस्पतियाँ है जो भोजन निर्मित करती है, इससे ऑक्सीजन हम श्वसन क्रिया में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो ये चक्र से क्या होता है कि दोनों के चक्र के कारण जो हवा का वातावरण संतुलित रहता है। वर्षा के कारण पानी का संतुलन बना रहता है, जल चक्र के कारण पानी का संतुलन बना रहता है और हवा के कारण ये जो हवा का जो बताए श्वसन क्रिया के कारण हवा का संतुलन बना रहता है। और पहला था वो पोषक तत्व का खाद्य श्रृंखला से सजीवों का जो संतुलन बना रहता है। पर्यावरण में ऐसे अन्य बहुत से चक्र होते हैं, सजीव तथा सजीव निर्जीव, इनमें परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। इसके द्वारा ही पर्यावरण की आहार श्रृंखलाएं अबाधित रहती है। पर्यावरण के सभी चक्र अखंडित रूप से चलते रहने से पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यानी अगर ये जो चक्र मैंने जितना भी बताई, जैसे खाद्य आहार श्रृंखला, फिर है मिट्टी में सजीवों के जो है मृत पदार्थ जमीन में मिलके पोषक पदार्थ में रूपांतरित होना, जल चक्र, हवा का जो चक्र है, ये चक्रों से ही अगर ये अखंडित चलती रही तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अगर इसमें एक भी घटक में अगर बाधा आ गई तो क्या हो जाता है? पर्यावरण का असर आता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, आप दिख रहे हैं, देखो जल चक्र का चित्र। ठीक है, किस प्रकार बनता है दिख रहा है ना आपको? ध्यान से देखो। ये जो सूर्य प्रकाश है, इस पानी का वाष्पीकरण होता है, देखो। ठीक है, गर्माहट से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के कारण क्या होता है? ये भाप बन के ये बादल तैयार होते हैं। ठीक है, फिर ये बादल, ये संघनन है वाष्प का, फिर ये धीरे धीरे जब ठंडे होते हैं तो फिर ये बादल पानी के रूप में फिर बरसते हैं, फिर से जमीन में मिलकर पानी बन के फिर से देखो वाष्पीकरण। तो ये क्रिया ऐसी चलती रहती है, इसी को जल चक्र कहते हैं। अब हमने इस घटक में क्या क्या सीखा है वो हम देखेंगे। पहला हमने देखा है पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। ठीक है, पहले हमने देखा था ना चित्र में, हमने कृति में, पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों का एक दूसरे से संबंध होता है। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्राणी, वनस्पतियां और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्राणी, वनस्पतियां और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। जल चक्र वातावरण के विभिन्न गैसीय चक्रों और आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इनमें हजारों वर्षों से उपयुक्त संतुलन बना है। ठीक है, इन्हीं के कारण आज तक सजीव सृष्टि टिकी हुई है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।